तो सेंट्रल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेंट्रल एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे डायरेक्टली। 5 मार्क्स का ये है। फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेम ऑफ द सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट 1944, याद रहेगा 1944। रोन गार्डन में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोवर चला रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। 44 कहता है रोवर होता है और एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोवर चलाते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे तो याद रहेगा सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट 1944 कब आया, 28 फरवरी 1944। कब आया, 28 फरवरी 1944, याद रहेगा। यस। सेंट्रल एक्सरसाइज कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स जो है होल ऑफ द इंडिया तो है ही, लेकिन डेजिग्नेटेड एरियाज इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी है। समझिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ आता है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन होता है। ये देखो डायग्राम को समझोगे तुम। ये है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कहाँ से है, बेस लाइन, ये बेस लाइन है हमारी। ये बेस लाइन से तो 200 नॉटिकल माइल है। और अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्चुअली इतना होता है, इतना रीजन होता है। ये 188 माइल्स फ्रॉम दी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होता है। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स का होता है। उसके बाद का रीजन जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है, लेकिन इसका खुद का लेंथ 188 नॉटिकल माइल होता है। और उसके बाद तक भी एक्सटेंड करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि कट ऑफ लाइन इज 350 नॉटिकल माइल्स होता है जनरली। तो ये देखो इस तरह से हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिखाई देता है हमारा, ठीक है, इंडिया का। यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। तो एक्साइज जो होता है, एक्साइज का मतलब क्या होता है, एक्साइज कब लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। दो तरह की ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी कब, एक्साइज ड्यूटी कब लगती है, मैन्युफैक्चरिंग पर। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज है, देखो पूरे नहीं, कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है या तो EEZ में है, तो उसके ऊपर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहाँ पर भी आपको सेंट्रल एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब वहाँ पर भी आपको ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। आगे जो फंक्शंस होती है एडजुकेटिंग अथॉरिटी यार क्वासी जुडिशियल होते हैं, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल होता है क्या, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि अर्ध न्यायिक, ठीक है। कहाँ मैं दिखाता हूँ आपको अर्ध न्यायिक, ये देखो ये अर्ध न्यायिक होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशन विच हैव द पावर ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज बट दे आर नॉट कोर्ट्स। दीज हैव द पावर टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, समन, अवार्ड लीगल पेनल्टीज to any administrative agency. Generally these bodies have limited judiciary power in specialized areas, ठीक है। तो ये हमारे एक्साइज में भी क्वासी जुडिशियल होता है एक तरह से, ठीक है। ये दे कैन समन बट दे आर नॉट कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर, इसका मतलब है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, जिन्हें CEOs भी कहते हैं। देखो सेंट्रल एक्साइज में CEOs होते हैं, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स। और कस्टम के अंदर क्या होते थे, प्रॉपर ऑफिसर होते थे, POs होते थे, प्रॉपर ऑफिसर, याद आ रहा होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये जो एजुकेटिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वो हम CEO की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स की, ठीक है। देखो ये हम बात कर रहे हैं कि एजुकेटिंग अथॉरिटी, जब 6 क्वेश्चन पे आ जाए तो पावर ऑफ द एजुकेटिंग अथॉरिटी राइज विद हिज स्टेटस स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली रैंक जो होता है, मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, तो शायद सेम ही रैंक यहाँ पर होगा। जब हम चेक कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखो सबसे 9 तरह का 9 होते हैं टोटल इसमें रैंक। ITI एडजेक्टिव ऐसे याद कर सकते हैं। ITI यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, इंस्पेक्टर से स्टार्ट होता है। इंस्पेक्टर के बाद इसके बाद रिकवरी ऑफिस, टैक्स रिकवरी ऑफिसर आता है। उसके बाद तीसरा आता है इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, 3 नीचे लेवल के आगे। उसके बाद स्टार्ट होता है ये ITI हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव, A से हो गया असिस्टेंट कमिश्नर, फिर D से आ गया डिप्टी कमिश्नर, फिर J से आ गया जॉइंट कमिश्नर, ADJ, फिर से A से आ गया एडिशनल कमिश्नर आ गया, फिर और उसके बाद आ गया कमिश्नर, फिर आ गया चीफ कमिश्नर। तो ये 6 रैंक हो गए, समझ गए। पहला कौन सा आ गया, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर आ गया डिप्टी कमिश्नर। एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, AD हो गया डिप्टी कमिश्नर, फिर आ गया ADJ जॉइंट कमिश्नर, फिर से A, फिर आ गया एडिशनल कमिश्नर, फिर आ गया अपना कमिश्नर, फिर आ गया चीफ कमिश्नर। 6 रैंक हो गए, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट हो गए चीफ कमिश्नर तक ऑफ द सेंट्रल एक्साइज, वो किस में आते हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटी में आते हैं, समझ गए। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेटिंग अथॉरिटी, CBEC, CESTAT, कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल एक्साइज। अपील्स जो होता है ना, वो भी नहीं होता है। देखो ये कमिश्नर है, लेकिन ये अपील्स का है, तो ये भी एजुकेटिंग अथॉरिटी में नहीं आता है, ठीक है। CBEC भी नहीं आता है और CESTAT भी नहीं आता है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें कि ये नहीं होते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इस क्यूरिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर इन सेंट्रल एक्साइज, यस। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, क्योर करना किस चीज़ को, क्योर का मतलब क्या है, इस चीज़ को विल्टिंग, ड्राइंग, फर्मेंटिंग, ये जो प्रोसेसेस होती हैं
फॉर रेंडरिंग एन अनमैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केटिंग करना है, उसी को कहते हैं हम क्वेरिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो क्वेरिंग है, तो क्वेरिंग भी इज क्वेरिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। यस क्वेरिंग भी मैन्युफैक्चरिंग की टर्म में आ जाता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट के हिसाब से। वो टैक्स सरकार को तो वसूलना है भैया, ठीक है। एक्साइज अब आगे एक्साइजेबल गुड कौन से होते हैं? एक्साइजेबल गुड्स वो होते हैं जो कि सेंट्रल एक्साइज टैरिफ में आते हैं शेड्यूल 1 में। गुड्स दैट फाइंड प्लेस इन सेंट्रल एक्साइज टैरिफ शेड्यूल 1 में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के बेसिकली 3 शेड्यूल हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में तो है जहाँ पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेविएबल होती है, ठीक है। वो स्पेशल आइटम स्पेसिफाई द आइटम्स विच बेसिक एक्साइज ड्यूटी इज लेविएबल, ये मेन हमारा यही होता है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, कुछ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो होता है स्पेसिफिक आइटम्स, स्पेसिफाई द आइटम्स ऑन विच स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ये होता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। सेकंड में क्या है, स्पेशल, इसमें क्या है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। और इसके अंदर तो क्या होता है, डीम्ड मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू द वेरियस स्पेसिफाइड गुड्स, जिसमें डीम्ड मैन्युफैक्चर मान लेते हैं और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी डाल देते हैं, ठीक है। तो इस MCQ, व्हाट आर द एक्साइजेबल गुड्स इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो शेड्यूल 1 में मिलती हैं, किसके, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के। कस्टम टैरिफ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सेंट्रल एक्साइज पूछा तो ऑब्वियसली सेंट्रल एक्साइज टैरिफ की बात करेंगे, ठीक है। गुड्स आगे नोटिफाइड नहीं होता है, नो नॉट एनुअली नहीं होता है, ये इसके अंदर टैरिफ एक्ट के अंदर ही आता है, शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सेकंड ये PPT देख लेते हैं, मैं PPT अच्छा लगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। ये है सेंट्रल एक्साइज लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इमर्जेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। आर्टिकल 245 जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर को इनेक्ट करने के लिए पावर देता है कि लॉ बना सकते हो तुम। और 246 क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्सेस के लिए क्या है देता है, वो 246 देते हैं। टैक्सेस लेवी करने के लिए कौन अथॉरिटी देता है, 246 देता है। अब देखो 7th शेड्यूल ऑफ 246, जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल ऑफ द आर्टिकल 246, उसमें 3 लिस्टें हैं, लिस्ट 1, 2, 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। अब एक्साइज कहाँ पर लिस्टेड है, 84 नंबर एंट्री है यूनियन लिस्ट की। कौन सी, 84 नंबर एंट्री है यूनियन लिस्ट की, जिसमें कि एक्साइज लिस्टेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो जरा ये देखो, यहाँ पर इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लगभग 7 चैप्टर्स हैं और 40 सेक्शंस हैं। लगभग 7 चैप्टर्स हैं एक्साइज के अंदर और 40 सेक्शंस हैं, समझ गए। इसमें जो है स्ट्रिप, ये सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन कौन सा है इसका, सेक्शन 3, ये क्वेश्चन आएगा। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है सेंट्रल एक्साइज एक्ट का, सेक्शन 3। ड्यूटीज़ कहाँ पर स्पेसिफाइड है, ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल टू सेंट्रल एक्साइज टैरिफ 1985 टू बी लेविड। जनरली कौन कौन सी है, सेनवेट और बेसिक एक्साइज ड्यूटी, सेनवेट और बेसिक एक्साइज ड्यूटी। तो ये दोनों की बात हो सकती है क्वेश्चन में, कौन सेनवेट और बेसिक एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज में है, ठीक है। और ये ऑन ऑल दी एक्साइजेबल गुड्स के ऊपर लगता है, एक्सेप्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द SEZ, ठीक है। SEZ वालों पे ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ओके हो गया। इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड करता है हमने देख लिया। एट द रेट सेट फोर्थ इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ, भी हमने अभी भी पढ़ा है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो टैरिफ एक्ट है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, बेसिक एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने पढ़ा कि 7 चैप्टर्स, 40 सेक्शंस, सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। SEZ के लिए नहीं एप्लीकेबल है। और फर्स्ट सेकंड शेड्यूल में ड्यूटीज़ हमने बताया था कि इसमें BED पहले शेड्यूल में बेसिक एक्साइज ड्यूटी में स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, और ये सेनवेट और बेसिक एक्साइज ड्यूटी की बातें करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेशल ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी भी है इन एडिशन टू द ड्यूटी, जो कि क्लॉज ए क्या था हमारा, फर्स्ट शेड्यूल वाला ना। उसके अलावा भी स्पेशल ड्यूटी हम लेवी कर सकते हैं, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। कहाँ पर है, एट द रेट्स मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल, समझ गए। लेकिन SEZ के लिए तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट की बात हो रही है। टैक्सेबल इवेंट कब बनता है, जब आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो एक्साइजेबल गुड्स की, ठीक है। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स, तो वो टैक्सेबल इवेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ड्यूटी पेबल कब होती है, ड्यूटी इज पेबल ऑन द रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से निकालना है तुमको, या फिर रजिस्टर्ड वेयर हाउस या डिपोट से निकालना है, तो उस समय वो आपको पेबल होती है, ठीक है। देखो सेंट्रल एक्साइज गुड्स की बात कर रहे हैं कि गुड्स जो है डेफिनेशन 2D में है कि गुड्स के होते हैं, इंक्लूड एनी आर्टिकल मटेरियल सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रॉड एंड सोल्ड फॉर ए कंसिडरेशन के लिए हम, एंड सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी मार्केटेबल होने चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए और मार्केट में मार्केटेबल होना चाहिए।
अदरवाइज इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 366(12) में गुड्स की डेफिनेशन जो जीएसटी की डेफिनेशन है, आई होप आपको रिमेंबर होगा, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर भी गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ होगी। इट इज एप्लीकेबल ऑल द मटेरियल्स, कमोडिटीज़ एंड आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। साथ में देखो बातें लिखी हैं कि टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है गुड्स, और गुड्स मस्ट भी मूवेबल होना चाहिए और मार्केटेबल होना चाहिए, ठीक है। मूवेबल होना चाहिए और मार्केटेबल होना चाहिए, ये बात 2D में साफ साफ लिखा है कि मार्केटेबल होना चाहिए, कंसिड्रेशन के लिए बेचना चाहिए, और टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, मूवेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कोई चीज़ें बताई हैं कि जो टेरिटरी है वो कन्फाइंड नहीं है, इट में भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप बेच सकते हो पूरे वर्ल्ड में। डीम्ड मार्केटेबल की डेफिनेशन भी है 2D में, हम देखते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ था, ये एक्चुअल सेल इज़ नॉट नेसेसरी, बस मार्केटेबल होना चाहिए, एक्चुअल सेल इज़ नॉट नेसेसरी। अब हमने 2D की बात की थी, तो मतलब एक्सेसिबल गुड मीन्स गुड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट एज बीइंग सब्जेक्ट टू द ड्यूटी ऑफ द एक्साइज एंड इंक्लूड्स सॉल्ट, ठीक है। तो याद होगा फर्स्ट शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि जिस पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, सेकंड शेड्यूल में हम देखा था वो जिस पे स्पेशल ड्यूटी लग रही थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया 2F, मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया 2F के सेक्शन 2F के अंदर। सेक्शन जो ये 2 जो है ना वो सारे डेफिनेशन वाली होती है जनरली, तो 2F में किसको डिफाइन किया है, मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर क्या होता है बेसिकली, मैन्युफैक्चर वाले सेक्शन जो शेड्यूल 1 और 2 में है, उन जो आइटम्स हैं उसको जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए, उसको बनाना मैन्युफैक्चर हो गया। और इसके अलावा सेक्शन 3 में जो आइटम्स हैं, सेक्शन 3rd शेड्यूल में, सॉरी सेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल की बात हो रही है यहाँ पर भी, शेड्यूल 1 और 2 में जो लिस्टेड हैं उनको बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ शेड्यूल 3 में जो आइटम्स हैं, शेड्यूल 3 में आइटम नहीं होते, शेड्यूल 3 में कोई एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, जैसे कि पैकिंग हो गया, रीपैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ठीक है, डिक्लेरेशन, रिटेल सेल्स। देखो इसके साथ में देख लो कि जो एक्टिविटीज़ हो गई ना, पैकिंग रीपैकिंग हो गया, उसके बाद लेबलिंग वगैरह हो गया, तो ये भी एक्टिविटीज़ को भी हम क्या मान लेंगे, डीम्ड मैन्युफैक्चर मान लेंगे, ठीक है। इट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन हो रही है, 2F इंक्लूसिव डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। अब देखो हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट अमर्ज हैविंग ए डिस्टिंक्ट नेम, करेक्टर एंड यूज़। तो चेंज हो जाना चाहिए, उसका डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए और यूज़ होना चाहिए। A new and different article must emerge having a distinct name, character and use। समझ गए, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, नाम चेंज हो गया, करेक्टर होना चाहिए और यूज़ होना चाहिए, डिफरेंट नेम, करेक्टर एंड यूज़। अब देखो यहाँ पर कैप्टिव कंजम्पशन की बात हुई है, कैप्टिव कंजम्पशन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बड़ी फैक्ट्री है, उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और वो दूसरी प्रोसेस के लिए वो एज ए क्या कहते हैं उसको, इनपुट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्साइजेबल है, पे ड्यूटी लग रही है, तो बीच वाले जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर नहीं लगाएंगे ड्यूटी। लेकिन अगर जो बीच वाला प्रोडक्ट है वो इंडिपेंडेंट है और वो मूवेबल है और मार्केटेबल है, अगर वो बीच वाला प्रोडक्ट, तो बेटा उस पर भी आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मूवेबल और मार्केटेबल है, ठीक है। लेकिन चाहे ये मूवेबल मार्केटेबल हो भी, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ना, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जब कब मिलेगी, जब फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्साइजेबल है और चार्जेबल टू ड्यूटी है, समझ गए। देखो एक केस स्टडी है जिसमें कि फाइनल प्रोडक्ट जो है ड्यूटेबल नहीं है, तो उस केस में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा ना, वो लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा, क्योंकि वो मार्केटेबल है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए बीच वाला प्रोडक्ट जो मार्केटेबल है वो लायबल टू ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। बेटा एक और बात सुन लो, वेस्ट एंड स्क्रैप, अगर ये वेस्ट एंड स्क्रैप बन रहे हैं आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, कुछ बना है और वो मूवेबल मार्केटेबल है वो वेस्ट प्रोडक्ट और लिस्टेड इन टैरिफ है, तो बेटा उसके ऊपर भी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ लो यहाँ पर, वेस्ट स्क्रैप जो अगर किसी चीज़ का रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर करते कुछ वेस्ट है, स्क्रैप निकल गया, ठीक है, उस स्क्रैप है, उसको हमें बेचना है, तो वो एक्साइजेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट एक्साइजेबल, बिकॉज रिपेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं होता है, इसीलिए, ठीक है। तो अगर आप किसी की मेंटेनेंस कर रहे हो, उसमें कुछ रिपेयर पार्ट निकले स्क्रैप, उसको बेच दिया आपने, वो एक्साइजेबल नहीं है। और बात यहाँ पर समझो, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं, EOU होती हैं, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है, ये तो हमने उस पर कस्टम भी नहीं होता, हमने पढ़ा था। इसके बाद जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। और दूसरी एक और बात समझ लो कि बाहर मैन्युफैक्चर हो रही है, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो कस्टम भी लगेगा उसके ऊपर और साथ में आपका एक्साइज भी लगेगा, ठीक है। कस्टम्स एक्ट 1962
जो हैगा उसके हिसाब से कस्टम भी लगेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और साथ में एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी अगर बाहर मैन्युफैक्चर होकर लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। वैल्यूएशन कैसे होगा? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा लेकिन जब इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टैरिफ शेड्यूल्स की बात करते हैं। टैरिफ शेड्यूल जितने भी है ना उसको एक्चुअली 4 कॉलम में डिवाइड किया हुआ। 4 कॉलम क्या लिखा है? पहले तो लिखा है, पहले कॉलम में टैरिफ आइटम का नाम लिखा है, उसके बाद सेकंड कॉलम में उसका डिस्क्रिप्शन लिखी है, तीसरे में उसकी यूनिट क्या है वो लिखी है और चौथे में लिखा है उसका रेट ऑफ ड्यूटी कितना लगेगा, ठीक है। ऐसे शेड्यूल्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ, सभी शेड्यूल्स को, 3 शेड्यूल्स की बात की हमने तो ऐसे डिफाइन किया। टैरिफ आइटम लिखी, पहले आइटम क्या है, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, उसके बाद उसकी लिखिए यूनिट क्या है उस चीज़ की, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी क्या है, और चौथा लिखा है रेट ऑफ ड्यूटी क्या पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अकिन रूल है, अकिन रूल मतलब अगर आपको कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में दोनों में कहीं क्लासिफिकेशन नहीं मिलती है गुड्स कहाँ पर हैं, तो जो मोस्ट सिमिलर होंगे ना, मोस्ट अकिन होंगे, वो हम ले लेंगे गुड्स को, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म है एड वोलारम रेट। एड वोलारम रेट, वोलारम से वैल्यू की बात आती है, मतलब टू द वैल्यू, मतलब एक गुड है, एक्साइजेबल गुड है, उसकी इतनी वैल्यू है तो उसकी वैल्यू का इतना परसेंटेज जो है वो हमारा एक्साइज ड्यूटी बन जाएगा, तो उसी को हम एड वोलारम रेट कहेंगे, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू के ऊपर कुछ परसेंटेज जो है वो हमने बना दी, तो उसे वो जो रेट है ना, परसेंटेज जो रेट है उसे कहते हैं एड वोलारम रेट। मीन्स टू द वैल्यू व्हेन द ड्यूटी ऑफ द एक्साइज इज लेविड बाय अप्लाइंग द गिवन परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। समझ गए? परसेंटेज जो वैल्यू ऑफ गुड है उसको कुछ परसेंटेज जो हम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। देखो हमने कहा था कि जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय वो लेवी हो जाता है एक्साइज, लेकिन वो कलेक्शन कब होगा? जब उसको सेल करते हैं, तो जब सेल करते हैं तब वो कलेक्शन होगी एक्साइज ड्यूटी। तो देयर शुड बी सेल ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स, ठीक है। द गुड्स शुड बी फॉर द डिलीवरी एट द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द गुड्स शुड बी फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, ठीक है। गुड्स होने चाहिए उस समय, ऐसा नहीं कि गुड्स नहीं है। एसएससी एंड द बायर ऑफ द गुड्स शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए आपस में, क्योंकि रिलेटेड पार्टी होंगे तो रेट्स वेरी कर जाएंगे, ऐसा नहीं चाहती सरकार। और द प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन फॉर दिस सेल, ठीक है। ये नहीं कि एक के बदले मैं कुछ दे दूंगा, ऐसा नहीं, पैसे ही चलेगा। प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। और अगर ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या होगा? सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 चलेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक और बात है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये सारी वैल्यू आ जाती हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग भी आ जाएगी, मार्केटिंग भी आ जाएगी, स्टोरेज भी आ जाएगा, आउटवर्ड हैंडलिंग भी आ जाएंगे, सर्विसिंग भी आ जाएगी, वारंटी भी आ जाएगी, कमीशन भी आ जाएगा, एनी अदर मैटर, ये सारे के सारे में इंक्लूड कर लिया इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, ठीक है। और साथ में बात याद रखना ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या चीज़ें नहीं आती, ड्यूटी ऑन एक्साइज, सेल्स टैक्स, एनी अदर टैक्सेस। टैक्सेस हम टैक्सेस थोड़ी ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमने तो टैक्स निकालना है उसके ऊपर, तो ड्यूटीज़ और ऑफ एक्साइज, सेल्स टैक्स या एनी अदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। हाय यहाँ देखो, एक बात देख लो, वैल्यू ऑफ गुड इज़ नॉट नो। अगर वैल्यू ऑफ गुड का पता नहीं है तुम्हें, वैल्यू ऑफ गुड्स का पता नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो मोस्ट आइडेंटिकल गुड होता है ना, जो सोल्ड बाय एसएससी होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हम ले लेते हैं। क्या कब हो सकता है ये? जबकि एसएससी एक्चुअली डजंट सेल द गुड एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब रिमूव कर रहा है उस टाइम में वो बेच ही नहीं रहा उस चीज़ को। हो सकता है रिमूवल ऑफ फ्री सैंपल्स कर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है फ्री रिप्लेसमेंट कर रहा है अंडर वारंटी क्लेम, ठीक है। उस समय तो उसकी वैल्यू नहीं है ना, वो नहीं ले रहा था। लेकिन मोस्ट सिमिलर जो होगी ना, मोस्ट आइडेंटिकल गुड, वो वैल्यू को हम कंसिडर कर लेंगे कि वो वैल्यू है उस चीज़ की, ठीक है। अब ये केस है कि मान लो आप बेचते हो, आप जिस प्लेस से रिमूव कर रहे हो उस प्लेस पे नहीं बेच रहे हो, आप कहीं और पर डिलीवर ले जाते हो सामान को और वहाँ से जाके डिलीवरी करते हो, तो बेटा जो बीच का रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। देखो लेवी एंड कलेक्शन की बात करें ना एक्साइज में, कि जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब लेवी हो जाएगा और जब रिमूव करेंगे गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री तब कलेक्शन होगी। ये देखो क्वेश्चन देखो कि किस सेक्शन में गुड्स को डिफाइन किया। एक्चुअली 2D में डिफाइन किया है, जो कहीं पर भी नहीं है। 2D में डिफाइन किया जो कहाँ पर भी नहीं है। 2D में गुड्स को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो 2D में डिफाइन गुड्स इंक्लूडिंग एनी आर्टिकल मटेरियल सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रॉड एंड सोल्ड फॉर ए कंसिडरेशन एंड दैट सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी मार्केटेबल, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बातें हो रही हैं कि अंडर एक्साइज लॉ गुड्स शुड पोजेस द फॉलोइंग करेक्टर। क्या होना चाहिए? मोबिलिटी होनी चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए और एक्साइजेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल में लिस्टेड होना चाहिए, एक्साइजेबिलिटी में शेड्यूल में होना चाहिए, शेड्यूल 1 या 2 में या 3 में क्या होते हैं हमारे, जो कि ये देखो फिर से दिखा देते तुम्हें। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी जिस पे लगती है वो है। सेकंड में जिस पे स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगती है सेकंड शेड्यूल में वो होते हैं। थर्ड शेड्यूल में स्पेसिफिक गुड्स आते हैं इन रिलेशन टू द डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग, जिन्होंने कह देते हैं,
ठीक है। डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे कह देते हैं वो हमारे थर्ड शेड्यूल में आते हैं। जैसे पैकिंग वगैरह हमने बात की थी ना, पैकिंग को भी हम डीम्ड मानेंगे। अगर हमने बात किया था कि हम मानेंगे कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, जब उसका करेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका नाम चेंज होता है, करेक्टर चेंज होता है, तब हम उसको डीम्ड मानेंगे। लेकिन पैकिंग वगैरह से भी अगर उसका सब कुछ चेंज हो रहा है तो हम उसको भी मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि फैक्ट्री किसे कहते हैं। 2E सेक्शन 2E में डिफाइन किया फैक्ट्री को। फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पर कि एक्साइजेबल गुड्स जो है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर सेक्शन 12C में क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड का है। सेक्शन 12C ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड का है, 12C। और वेलफेयर फंड में जो मनी होती है इकट्ठी वो किसके लिए होती है, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर के लिए होती है, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर में के लिए, ठीक है। इनको 15 हम कर चुके हैं एक्चुअली कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग के रिजल्ट से एक नया प्रोडक्ट आना चाहिए डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट्स, जो भी इनपुट है उससे डिफरेंट होना चाहिए। और द फिनिश प्रोडक्ट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट नेम, करेक्टर एंड इट शुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वही बार क्वेश्चन है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज 1944 है सेक्शन 3(1). सेक्शन 3(1) याद रहेगा। देखो माँ टाई पहन के कह रही है बेटा एक्सरसाइज कर, माँ टाई पहन के कह रही है बेटा एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज को एक्सरसाइज समझ लो, ठीक है। बेटा एक बात समझ लो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी कब होती है, जो कि ऑल दी एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया के ऊपर होगी, पूरे वर्ल्ड में बनी है वो नहीं हो जाएंगी, ठीक है। ऑल दी गुड्स मेंशन शेड्यूल 1 to सीटा सफ़र अ ड्यूटी कॉल्ड सेनवेट, ठीक है। शेड्यूल 1 में सफ़र अ ड्यूटी कॉल्ड सेनवेट। सेनवेट का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। ये देखो सेंट्रल CEN मतलब सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। ये देखो शेड्यूल 2 में कई बार शेड्यूल 2 में सेनवेट और सैड दोनों लग रहे हैं, सेनवेट और सैड लग रहे हैं। ये देखो 22 देखो इंपॉर्टेंट है। देखो समटाइम्स गुड्स आर क्लियर्ड टू DTA बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट करने तो बेटा किसकी बातें आती है, कस्टम्स की बातें आती हैं, तो वहाँ पर कस्टम टैरिफ एक्ट ही चलेगा, ठीक है। ये देखो बेटा अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बेसिस पर हम लेवी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बेसिस पर हम लेवी कर रहे हैं ड्यूटी को, तो पेबल कैसे होती है, एनुअल बेसिस पर होती है, ऑन दी बेसिस ऑफ एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर होती है, ठीक है। तो साल में कितना प्रोडक्शन करोगे उसके बेसिस पर पूरा का पूरा वो क्या निकाल लेते हैं, ड्यूटी निकाल लेते हैं। देखो सेक्शन 4 किससे डील करता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू से। सेक्शन 4 किससे डील करते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू से। एक्सरसाइज कर रहे हो तुम, शराब पी के कर रहे हो, तो बड़ा तुम्हें ट्रांजैक्शन देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तभी तुम शराब पी के एक्सरसाइज कर पाओगे। रही मतलब शराब पी के एक्सरसाइज करनी है तो ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। देखो अगर सेक्शन 4 के हिसाब से वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं आ रही है, तो आपको सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 के पास जाना पड़ेगा, समझ गए। अगर वैल्यूएशन नहीं आ रही है सेक्शन 4 के हिसाब से, जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को बताता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000 के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो कि हमारा MRTP एक्ट 1956 भी है, वो क्या कहता है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1956 है, जो कि इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग्स जो है वहाँ पर डिफाइन किया। इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग क्या होता है, मतलब आपस में बेचते रहोगे भैया तो सरकार को क्या पैसे दोगे, तो वो है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1956 है वो, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या लिख दिया, मोनोपोलीज एंड रिलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस, रिलेटिव नहीं है वो, मतलब ये ऐसा डेफिनेशन है। रिलेटिव तो हो सकते हैं मे बी रिलेटिव, लेकिन वो डेफिनेशन में मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्ट किया है, ये वाली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और एक है यहाँ पर क्वेश्चन कि जो सेक्शन 4A है वो MRP बेस्ड वैल्यूएशन करते हैं। सेक्शन 4 जनरली ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, और 4E जो है MRP बेस्ड वैल्यूएशन करते हैं। MRP बेस्ड वैल्यूएशन में कौन से गुड्स आते हैं, गुड्स कवर्ड अंडर द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट के अंदर जो आते हैं उस पर MRP बेस्ड वैल्यूएशन होता है, ठीक है। यहाँ देख लो सेक्शन 5(1) में रेमिशन की बातें की गई, और 5A में किसकी बातें की हैं, सेक्शन 5A में एग्जम्पशन की बातें की गई हैं, ठीक है। तो एग्जम्पशन की बातें 5A में है और सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, और रेमिशन की बातें 5(1) में है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, जरा यहाँ देखो जरा। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो निकालती है सरकार, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन किसके लिए निकालेगी, जो बाहर हैं, जो कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर हैं। मतलब EOU में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है कि उस पर नहीं लगेगा। EHT इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भी है कि नहीं लगेगा। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द गवर्नमेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चर इन द गवर्नमेंट कंपनीज के लिए नहीं होती नहीं, ये सभी के लिए है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब सभी अपने पूरे इंडिया में कहीं पर भी मैन्युफैक्चर, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली जाती है।
कि ठीक है एग्जाम्पशन के लिए नोटिफिकेशन उसके लिए निकाली जाती है। इनमें तो हुआ है ही है, बाय डिफ़ॉल्ट ही है यहाँ पर ईओ या ईएसटीपी और गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं ये एक्चुअली इसी के अंदर आना चाहिए, डीटीए के अंदर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डी इज़ द करेक्ट आंसर। रिकवरी करने के लिए कौन जाता है? बच्चा जाता है। देख लो एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 11 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 11 ये डॉट बच्चा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या किसके लिए कर रहा है? वो रिकवरी करने के लिए जा रहा है। बच्चा एक्सरसाइज करते हुए जा रहा है रिकवरी करने के लिए ड्यूटी की, एक्साइज ड्यूटी की, या सम ड्यू टू गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं तो शोकॉज नोटिस भेजा जाता है अंडर सेक्शन 11A1 के अंडर, ठीक है। शोकॉज नोटिस भेजने के लिए टाइम है सरकार के पास 1 साल का, ठीक है। अगर फ्रॉड वाला केस है तो 5 साल तक वो भेज सकती है शोकॉज नोटिस, और 1 साल के अंदर अंदर इसका मतलब है कि उसको फैसला भी उसको 1 साल के अंदर अंदर करना है। फ्रॉड वाले केसेस का फैसला 1 साल के अंदर अंदर करना चाहिए सरकार को, एजुकेटिंग अथॉरिटी जो भी मतलब सेंट्रल एक्साइज की होगी उसको। और 5 साल के अंदर अंदर मतलब कभी पता लगा 5 साल के अंदर अंदर तो शोकॉज नोटिस भेज सकती है, और सरकार को 1 साल के अंदर उस फ्रॉड का फैसला करना है। सरकार मतलब यहाँ पर एक्साइज एजुकेटिंग जो कि क्वासी जुडिशल नेचर की होती है, उसको एजुकेशन कितने साल में देना है? 1 साल के अंदर अंदर देना है। और अदर देन फ्रॉड का केस है तो 6 महीने के अंदर अंदर देना है। देखो अदर देन फ्रॉड का केस है तो 6 महीने के अंदर, मतलब फ्रॉड के लिए उसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसने 1 साल का टाइम लिया है। ये देखो यहाँ पे एक बात आ रही है कि सेंट्रल एक्साइज रूल्स जो हैं वो कहाँ कवर है? सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 के अंदर कवर है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 के अंदर कवर है सेंट्रल एक्साइज रूल्स, ठीक है। देखो सीएजी के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है ना, वो जो मेंटेन होता है वो किस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट जो बनाया है वो किसने प्रेस्क्राइब किया? वो सीएजी ने प्रेस्क्राइब किया भैया कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो कि वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर के लिए यूज़ होना है, उसका जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया वो किसने किया है? वो सीएजी ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है। देखो नॉर्मल कोर्स जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है ना, वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर या तो स्टोरर जो भी होता है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर या स्टोरर, उस पर मंथली बेसिस पर वो एप्लीकेबल होती है। कैसी होती है? मंथली बेसिस पर एप्लीकेबल होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। देखिए यहाँ देख लो, जो सिगरेट होती है ना उसका असेसमेंट कौन करता है एक्साइज में? उसका असेसमेंट करता है हमारा सुपरिटेंडेंट या फिर इंस्पेक्टर ऑफ द सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। बिफोर रिमूवल सिगरेट के केस में उसका असेसमेंट किया जाता है, सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनवाइस की बात हो रही है। देखो इनवाइस की ट्रिप्लिकेट कॉपी बनेगी पहले तो, ठीक है। उसमें जो ओरिजिनल होगी वो तो हमेशा ही बायर के पास जाती है, जो खरीद रहा है सामान उसको ओरिजिनल इनवाइस वो भेजता है जो भी सेलर होता है। उसके बाद जो सेकंड कॉपी होती है वो ट्रांसपोर्टर के पास दी जाती है, और जो थर्ड कॉपी बचती है ना वो अपने पास रखता है एसएससी, ठीक है। समझ गए? तो बायर के पास तो ओरिजिनल इनवाइस जाती है, थर्ड कॉपी सेलर के पास जाएगी, और जो सेकंड कॉपी वो ट्रांसपोर्टर के पास जाती है। तो असेसमेंट तो इसकी हो रही है ना, तो इसके पास ट्रिप्लिकेट कॉपी होगी, ठीक है। एक्चुअली पेमेंट हम किससे एक्साइज ड्यूटी वसूल रहे हैं? इसी से एसएससी से वसूल रहे हैं ना, तो इसके पास थर्ड कॉपी होगी, ठीक है। थर्ड यानी ट्रिप्लिकेट कॉपी होगी। यहाँ देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो राउंड ऑफ होती है, तो टू द नियरेस्ट रुपी होती है, टू द नियरेस्ट रुपी, ठीक है। मतलब मान लो 89 हो रहा है तो 90 बना देंगे, समझ लो, नियरेस्ट रुपी तक बना देंगे। सॉरी मैं टेंस में चला गया। नियरेस्ट रुपी का मतलब जैसे 89.6 बन रहा है तो उसको 90 बना देंगे, 89.4 बन रहे हैं तो 89 बना देंगे। नियरेस्ट रुपी मतलब डेसिमल को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो नियरेस्ट रुपी का मतलब ये हो गया, ठीक है। एक्साइज में भी रिटर्न जाती है, जो ER1 में जाती है मंथली रिटर्न, और 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जाती है, ठीक है। ठीक है, अभी हम सेंट्रल एक्साइज एक्ट की बात कर रहे थे 1944। उसके बाद टैरिफ एक्ट आया हमारा। टैरिफ एक्ट मतलब टैरिफ लिखे होंगे उसके अंदर, जिसमें 3 शेड्यूल में बातें कर रहे थे। तो वो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 है। कौन सा है? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 विद इफेक्ट फ्रॉम 28 फरवरी 1986 से आया। कहाँ से आया? 28 फरवरी 1986 से विद इफेक्ट फ्रॉम आया, ठीक है। जो अपना सेंट्रल एक्साइज एक्ट है वो 28 फरवरी 1944 से आया था, ये 28 फरवरी 1986 से आया। 85 का है लेकिन आया 28 फरवरी 1986 में। ये देखो सेंट्रल एक्साइज एक्ट कब से आया? 28 फरवरी 1944 से। वो कहते भी 44 से, आया भी 28 फरवरी 44 से, लेकिन टैरिफ एक्ट जो है 1985 कहते हैं, लेकिन आया 28 फरवरी 1986 से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कहते हैं 85 है लेकिन आया 28 फरवरी 1986 से, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट का, सेटा, और ये होल ऑफ द इंडिया पर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो कि समझ लो किसी आइटम का जो एग्जिस्टिंग जो रेट है, एक्साइज ड्यूटी का रेट है, वो नील है, तो उस केस में मैक्सिमम जो तुम डाल सकते हो ना 50% ऑफ द एड वैलोरम डाल सकते हो उसको ड्यूटी। नोटिफिकेशन किसकी नोटिफिकेशन जो है 50% ऑफ द एड वैलोरम हो सकती है। एड वैलोरम मतलब उसकी जो वैल्यू होगी उस आर्टिकल की, उसका 50% तक ही डाल सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू नील है तो, ठीक है। सरकार चाहती है कि इसके बाद ड्यूटी डालें, नोटिफाई कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम
50% ज़्यादा नहीं हो सकती, 50% ऑफ द एड वॉलरम से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। शेड्यूल कितने सेट है 1985 में? 3 है। और कितने सेक्शन है? 21 सेक्शन है, ठीक है। 3 शेड्यूल्स हमें पढ़ा है और 21 सेक्शन है। यहाँ पर भी हम कितने के डिजिट का कोड यूज़ करते हैं? 8 डिजिट कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। 28 फरवरी 2005 से आया था ये भी। 28 फरवरी से सब चीज़ 28 फरवरी शुरू हो रही हैं। 28 फरवरी 2005 से आया था 8 डिजिट का कोड, ठीक है। हम कस्टम्स में भी 8 डिजिट का कोड यूज़ करते हैं, हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड, इसे कहते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं चेक भी किया, ऐसे करेक्ट है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। फर्स्ट 4 डिजिट जो बताते हैं वो चैप्टर हेडिंग बताते हैं इसका, HSN का फर्स्ट 4 डिजिट क्या बताते हैं? चैप्टर हेडिंग की बात करते हैं। 28 फरवरी से आया था, ठीक है। अच्छा, HSN का एक पॉपुलर नेम ब्रसल्स नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ब्रसल्स नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं HSN को, ठीक है। बस इतना हो गया इसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें जनरल डाल दी हैं कि ऑडिट प्लान कौन बनाता है, एनुअली होता है या PD या फिर AG बनाता है, कैटेगरी B यूनिट विच विल सिलेक्टेड ऑडिट बेसिस ऑफ द रिस्क एनालिसिस है, फिर टूर प्रोग्राम बनना चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे बनना चाहिए, और ऑडिट प्रोग्राम जो इशू होना चाहिए, जो कि इंटीमेट करना चाहिए हमें डिपार्टमेंट को जिसमें विजिट कर रहे हैं हम, उसको 2 वीक्स बिफोर टेकिंग अप द ऑडिट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन हम इशू करते हैं वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस मीमोज और HMs कहते हैं उसको, हाफ मार्जिन्स, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को साइन कौन करता है? SCO करता है, ठीक है। लोकल ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ड्राफ्ट इन 3 पार्ट्स में होना चाहिए। लोकल ऑडिट रिपोर्ट LAR जो है 3 पार्ट्स में होना चाहिए। पार्ट 1 में क्या होता है? LAR के आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट होते हैं। पार्ट 2A में क्या होता है? LAR के जो कि ऑब्जेक्शन जो कि लाइकली टू बी प्लेस्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट होती है, CAG में जाने वाले हैं, वो पार्ट 2 में होते हैं, ठीक है। पार्ट 2A में ड्राफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन बनाता है? WO बनाता है, ठीक है। और रिव्यू कौन करता है? उसको SCO करता है। IR कितने दिनों में हेडक्वार्टर को सबमिट होना चाहिए? लोकल हेडक्वार्टर को, ठीक है। जैसे कि फील्ड पार्टी में गए, हमारे लोकल हेडक्वार्टर हमारा जो विजयवाड़ा में, कब तक सबमिट होना है? 5 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। यहाँ पर आने के बाद 5 दिन के अंदर उसको सबमिट करना होता है, ठीक है। IR कौन अप्रूव करना चाहिए? ग्रुप ऑफिसर को अप्रूव करना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं तो कौन देखिए उसे अप्रूव करेगा? AG करेगा, AG या फिर PDA। डिपार्टमेंट को कितने टाइम में LAR इशू होना चाहिए? विदिन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। यहाँ पर आने के जैसे वापस आए 5 दिन के अंदर यहाँ अपने ऑफिस में हेडक्वार्टर को दिया, रिव्यू की पूरा देखा दुखा सब कुछ हुआ, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो LAR डिपार्टमेंट को इशू होना चाहिए, लोकल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्शंस होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑब्जेक्शन बुक में। ऑब्जेक्शन बुक मंथली क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और क्लोज अंडर द सिग्नेचर ऑफ SCO होना चाहिए ऑफ द लोकल हेडक्वार्टर, ठीक है। ऑब्जेक्शन बुक को रिव्यू कौन करना चाहिए? ग्रुप ऑफिसर को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। और बनानी कैसे चाहिए ऑब्जेक्शन बुक? कमिश्नरेट वाइज बनानी चाहिए, कमिश्नरेट वाइज बनानी चाहिए, ठीक है। COR कैलेंडर ऑफ रिटर्न का सबमिशन डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ द नेक्स्ट एवरी मंथ, 10th ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। थैंक यू।